बिटकॉइन न कैश फॉर वोट, महाराष्ट्र चुनावों में ये 5 फैक्टर तय करेंगे किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। महाराष्ट्र में आज मतदान हुआ है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपना मत चुना है। इसी बीच दोनों ही गठबंधन ने जी जान लगा दी इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। तो कहीं किसी ने करोड़ों रुपए से वोटरों को खरीदने की कोशिश करी, तो कहीं बिटकॉइन का मामला भी सामने आया। पर आज मतदान बड़े जोर शोर से हुआ, बढ़ चढ़कर जनता ने अपना मत चुनते हुए अपने नेताओं को चुनाव किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र में वोटिंग के एक दिन पहले जिस तरह महायुति और महाविकास आघाड़ी ने एक दूसरे को टारगेट किया, आरोप प्रत्यारोप लगाए, वो अंतिम दौर में अपने विरोधी पर बढ़त लेने की रणनीति है। पर यह कितना काम करेगी यह कहना बहुत मुश्किल है। वोटिंग से सिर्फ एक दिन पहले जनता का मूड डाइवर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े इशू की जरूरत होती है, पर उस स्तर पर आरोप ना तो महायुति लगा सकी है और ना ही महाविकास आघाड़ी लगा सकी है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर नोट बांटने का आरोप लगाना, फिर शरद पवार फैमिली के रोहित पवार पर वोट के लिए कैश बांटने का आरोप प्रत्यारोप लगे। इन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हुए हैं। कहीं कैश कांड हुआ तो कहीं बिटकॉइन कांड हुआ, इस तरह कांड होते चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद सुप्रिया सुले की आवाज वाली एक क्लिप वायरल करके बढ़त बनाने की कोशिश करी। इस क्लिप में बिटकॉइन के लेन देन की बातें की जा रही हैं। दरअसल राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामलों को सुनते सुनते महाराष्ट्र की जनता के कान पक चुके हैं, इसलिए कम से कम महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनने वाला है। दूसरे ये मामले इतने देर से आम लोगों के सामने आए कि अब जनता के सामने सोचने तक का समय नहीं था। महाराष्ट्र की 90% जनता तक वोटिंग करने से पहले ये बातें पहुंच भी नहीं पाई होंगी। पर महाराष्ट्र की राजनीति में जिन मुद्दों को लेकर वोट पड़ रहा है, आइए वो जान लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला, उद्धव और शरद पवार कितनी सिंपैथी बटोर पाते हैं, ये जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में कम से कम 89 सीटों पर मुकाबला केवल असली और नकली का है। कम से कम 51 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच आमने सामने का मुकाबला है। इसी तरह कम से कम 38 सीटों पर एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार के बीच आमने सामने का मुकाबला है। लोकसभा चुनावों में जहां तक दोनों शिवसेना के बीच मुकाबले में जीत का स्ट्राइक रेट शिंदे गुट का ज्यादा था, हालांकि उद्धव गुट को भी जनता ने वोट दिया। पर असली मुकाबला इस बार विधानसभा चुनावों में है। उद्धव ठाकरे बार बार एकनाथ शिंदे को गद्दार कहकर संबोधित करते हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी उद्धव पर कुर्सी के लिए बाला साहेब की विचारधारा को ताक पर रखने का आरोप लगाते हैं। अब देखना यह है कि जनता को किसकी बात में दम लगता है। अगर उद्धव ठाकरे जनता के बीच विक्टिम कार्ड खेलने में सफल होते हैं तो यह एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के लिए प्राणवायु साबित हो सकती है। लोकसभा चुनावों में एनसीपी अजीत पवार का सफाया हो गया, वहीं चाचा शरद पवार को जनता ने खुलकर समर्थन दिया है। पर भतीजे ने इस बार ऐसा गेम खेला है कि जनता कंफ्यूज आ गई है। अजीत पवार इस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जैसे चाचा शरद पवार का उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है, वो उनके साथ ही हों। फिलहाल आम लोग शरद पवार की राजनीतिक जीवन का यह अंतिम चुनाव मानकर अगर उनके साथ हो लेते हैं तो एमवीए की सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। मराठा और दलित को कितना तोड़ पाती है महायुति गठबंधन। मराठा वोटों को लेकर एमवीए में बहुत उम्मीद है। कारण यह है कि जरांगे पाटिल जो मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से सक्रिय हैं, वो विशेषकर देवेंद्र फडणवीस से बहुत नाराज हैं। हालांकि जिस तरह उन्होंने पिछड़े पखवाड़े मराठों को अपने विवेक के आधार पर वोट करने का ऐलान कर दिया, उससे यह उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि महायुति को कुछ फायदा हो जाए। दरअसल जरांगे के समर्थकों का मानना है कि शिंदे पवार सभी मराठा हैं। जरांगे पाटिल की सहानुभूति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति भी है। फिर भी इतना तय है कि मराठाओं को वोट बीजेपी को कम मिलना है। यह कम कितना हो सकता है, इस पर निर्णय रहेगा कि ओबीसी वोट कहां जा रहा है। इस तरह दलित वोटों को बांटने पर बीजेपी जोर दे रही है। विशेषकर गैर आम्बेडकर राइट जातियां बीजेपी के साथ जाती हैं तो एमवीए का नुकसान होना तय है। बीजेपी ने गैर आम्बेडकर राइट दलितों को मौखिक आश्वासन दिया है कि सरकार में आने पर
जिस तरह हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के दलित सब कोटे के फैसले को लागू करने के लिए कानून बनाया जा रहा है, वैसा ही कुछ महाराष्ट्र में किया जाएगा। बीजेपी को ऐसा लगता है कि इसके चलते बीजेपी को बड़े पैमाने पर दलितों के वोट मिल जाएंगे, पर ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। तीसरा क्या फैक्टर है वो जानते हैं। वेलफेयर स्कीम का जादू कितना काम करता है, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पूरे राज्य में महिलाएं जय जयकार कर रही हैं। कारण यह है कि लड़की बहन योजना में प्रदेश की कुल 2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। शिंदे सरकार और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि दोबारा सरकार बनने पर महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस तरह छात्रों और बुजुर्गों आदि के लिए भी स्कीम शुरू की गई है। कई महत्वपूर्ण जगहों पर टोल हटाए गए हैं। इन सब कार्यों के चलते महाराष्ट्र के लोगों में एक उम्मीद जगी है कि सरकार कुछ लोक कल्याण वाले काम कर रही है। अगर सरकार दोबारा नहीं बनती है तो हो सकता है कि स्कीम बंद हो जाए, पर एमवीए ने भी इस तरह के कई लोक लुभावन स्कीमों का वादा किया है। बल्कि कई मामलों में एमवीए के वादे महायुति के वादों पर भारी पड़ रहे हैं। जैसे महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि सरकार बनने पर वो लड़की बहन योजना में हर महीने 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। अब देखना है कि जनता किसके वेलफेयर स्कीमों पर अपनी मुहर लगाती है, या फिर वो इन सबको एक रेवड़ी की तरह देखती है, जो नेता रेवड़ी बांटते हैं। चौथे फैक्टर की बात करते हैं। संविधान बचाओ से ओबीसी वोट में सेंध को कितना रोक पाती है महायुति। महाराष्ट्र में महायुति का फोकस विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों पर उस तरह है कि जिस तरह हरियाणा बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इन कोर वोटर्स में एमवीए अपने संविधान बचाओ के नारे से एक बार फिर स्ट्राइक करने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार पिछड़ी जातियों के आरक्षण को किस तरह हड़पने की तैयारी हो रही है उससे आगाह करते रहते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने पार्टी में ओबीसी के प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उनके बीच अपना आधार बढ़ाने की कोशिश करी है। छगन भुजबल और अन्य जैसे ओबीसी नेता भी महायुति के पक्ष में ओबीसी को संगठित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर एमवीए लोकसभा चुनावों के बराबर फिर से ओबीसी वोटों में हिस्सेदारी बना लेती है तो समझो महायुति का काम खत्म है। आइए अब 5वें फैक्टर की बात कर लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। उद्योगों को महाराष्ट्र से गुजरात भेजने का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि महाराष्ट्र से उद्योगों को गुजरात ले जाया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में ये बात इस तरह फैला दी गई है कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के ठेके गुजरातियों को क्यों मिल रहे हैं। विमान और रॉकेट के इंजन बनाने वाली सेफ्रॉन कंपनी के महाराष्ट्र छोड़कर जाने की घोषणा के बाद से विपक्ष का हमला शिंदे सरकार पर तेज हो गया था। बाद में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी कि फडणवीस का कहना था कि पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। फडणवीस का कहना था कि टाटा एयरबेस कंपनी के अधिकारियों ने उनसे पिछले साल मुलाकात के दौरान राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल नहीं होने की बात कही थी। परियोजना को महाराष्ट्र से ले जाने का फैसला उस समय लिया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे थे, पर जनता को इस बाबत क्या समझ पाएगी बीजेपी, या विधानसभा चुनावों में क्या रहेगा। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 48% के करीब है। इनमें कुणबी, माली, बंजारी और धनगर जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुदाय शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या एग्जिट पोल आएंगे और किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुखिया। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। चुनाव के परिणाम जल्द आएंगे 23 तारीख को। आज के लिए बस इतना ही। आज के मतदान से किस गठबंधन की जीत होगी ये हल्का हल्का आज से दिखने लगेगा। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।